जय हिंद दोस्तों। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब भारत की संसद के द्वारा पारित 4 श्रम कानूनों को 5 साल के लंबे इंतजार के बाद आज लागू किया जा रहा है। हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि वो चारों श्रम कानून क्या हैं, उनको किस समिति की अनुशंसा पर लाया गया था, उसकी प्रमुख विशिष्टताएं क्या हैं और जो श्रमिक संगठन है वो श्रमिक संगठन इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और क्यों 26 तारीख को एक ऑल इंडिया जो है स्ट्राइक के तौर पर ऑल इंडिया बंद का उन्होंने क्या किया है, आयोजन किया है। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि देखिए जो है अपने यहां जो श्रम कानून थे उस श्रम कानूनों की संख्या 29 थी। कितनी थी? 29 थी। और 29 श्रम कानून होने की वजह से श्रम कानून के कार्यान्वयन में उसकी जानकारी लोगों को नहीं होती थी और एक प्रकार की जटिलता थी जिससे व्यवसाय में भी समस्या आती थी और तमाम प्रकार की दिक्कतें आती थी उसके इन्फोर्सेबल में। तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए जो श्रम आयोग था, दूसरा श्रम आयोग, उस श्रम आयोग ने यह कहा कि भारत में ये जो कानूनों की जटिलता है इसको सरल बनाना चाहिए और इनकी संख्या को कम करना चाहिए। उसी श्रम आयोग की सिफारिश को मद्देनजर रखते हुए 2020 में 19-20 में क्या किया, भारत की संसद ने 29 श्रमिक कानूनों को मिला के 4 जो है क्या किया, श्रम कानून के रूप में पारित किया। इसी को जो है लेबर कोड बोला जाता है या श्रम संहिता बोला जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि 2019 में कोड ऑन वेजेज 2019 का है यानी मजदूरी संहिता है। अब इसमें जो है कि कई एक्ट आ गए, पेमेंट वेज एक्ट 1936 का, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 का, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 का एंड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 का। उसी तरीके से ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशनल कोड 2020 का, इसमें भी जो 5-6 अनुच्छेद पहले के थे पुराने उनको समाहित कर दिया गया। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 का, इसमें भी आप देखोगे तो इसमें 3 जो कानून पुराने थे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से संबंधित उनको इसमें मिला दिया गया। और कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020, इसमें भी जो आपका एम्प्लॉयमेंट फंड वगैरह होता था, पेंशन वगैरह के जो कानून थे, इन सब कानूनों को जिनकी संख्या 29 थी उनको मिला के अब 4 कानून बना दिया गया और 2019-20 में इसे संसद ने पारित कर दिया था लेकिन लागू नहीं किया था, जिसकी मांग एक लंबे समय से हो रही थी कि इसे कब लागू किया जाए। तो कल वो घड़ी आ गई जब इसको जो है लागू करने की घोषणा हो गई और आप देखेंगे तो अपने ट्विटर पर देश के प्रधानमंत्री लिखते हैं कि श्रमेव जयते, टुडेज आवर गवर्नमेंट हैज गिवन इफेक्ट टू द 4 लेबर कोड। इट इज वन ऑफ द मोस्ट comprehensive and progressive labor oriented reforms since independence. It greatly empower our workers. It also significantly simplify compliance and promote ease of doing business. तो यहां पर अगर इनके ट्वीट को ही पढ़ा जाए कि इसका लाने का उद्देश्य क्या था, तो इससे जो है कि 2-3 चीजें एकदम स्पष्ट होती हैं। पहला उद्देश्य यह है कि जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों को हम इससे क्या करेंगे, इंपावर करेंगे, उनको सशक्त बनाएंगे। दूसरी चीज है जो श्रम कानून को लेकर जटिलता थी और जिससे क्या होता था, व्यवसाय में जटिलताएं आती थी या भारत में व्यवसाय करना कठिन होता था, वो जटिलताएं और दुरूहताएं क्या होंगी, समाप्त होंगी और भारत में ईज डूइंग बिजनेस क्या होगा, बेहतर होगा, भारत में निवेश आएगा और भारत का विकास होगा। क्लियर। वहीं पे जिन जो मंत्रालय हैं अगर आप देखेंगे, मनसुख मांडविया जी जो इस मंत्रालय को क्या करते हैं, संभालते हैं, उन्होंने कहा कि आज से इस देश में नई श्रम संहिता क्या हो रही है, लागू हो रही है, जिससे सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलेगी, युवाओं को नियुक्ति पत्र की गारंटी मिलेगी, महिलाओं को समान वेतन समान की गारंटी मिलेगी। तो इन्होंने अपने ट्विटर पर लिखकर इसकी क्या की जानकारी दी और यह बता रहे हैं कि यह क्या है, यह एक रेडिकल शिफ्ट है श्रम कानून के इतिहास में या आजाद भारत के इतिहास में श्रमिकों की स्थिति को सुधारने की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम है, ऐसा सरकार का मानना है। अब आइए हम इसको देख लेते हैं कि इसका हमें लाभ क्या होने वाला है या क्या चीजें मिलने वाली हैं। तो जो इस कानून के प्रमुख लाभ हैं या जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको देखोगे तो पहली चीज यहां पर यह दिया गया कि फिक्स्ड टर्म स्टाफ को परमानेंट लेवल के फायदे, मतलब जो आपके अब जो कर्मचारी होंगे, जो श्रमिक होंगे, उनको वो जो है कि लाभ दिया जाएगा जो परमानेंट वर्कर, मतलब एक होते हैं जो किस पे काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले श्रमिक होते हैं। तो यह कानून यह कह रहा है कि अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करने वाले श्रमिकों को भी वही लाभ मिलेगा जो परमानेंट श्रमिकों को मिलता है। दूसरी बात यह कही जा रही है कि ग्रेच्युटी जो मिलती थी पहले, तो ग्रेच्युटी पाने के लिए आपको क्या करना होता था, 5 साल का समय लगता था। जब आप 5 साल अपनी सेवा दे लेते थे तब आप क्या होते थे, ग्रेच्युटी पाने के लिए हकदार होते थे। उस समय को यहां पर क्या किया गया, उसे घटाकर अब 1 साल कर दिया गया, अर्थात 1 साल में ही आप ग्रेच्युटी के हकदार बन जाएंगे। दूसरी बात यह कही गई कि सभी मजदूरों के लिए मिनिमम वेज और समय पर पेमेंट, यानी एक जो है न्यूनतम मजदूरी की क्या की जाएगी, सीमा निर्धारित हो जाएगी
और उससे कम किसी को भी मजदूरी नहीं दिया जाएगा। और मजदूरी का भुगतान भी क्या होगा, एक निर्धारित समय पर होगा, उस तिथि से विलंब नहीं होगा। तो जो न्यूनतम मजदूरी की शिकायत रहती थी मजदूरों को लेकर, या जो मालिक जो होते थे, जो उद्योगपति होते थे, उद्यमी होते थे, वो कम मजदूरी देते थे, समय से नहीं देते थे, तो उस पर रोक लगाने के लिए ये बात यहां पर कही गई है। तीसरी बात यह कही गई है कि महिलाओं को सभी शिफ्ट्स और जॉब रोल्स में अनुमति, अर्थात महिलाओं को आप क्या करेंगे, महिलाएं नाइट शिफ्ट में भी सभी कैटेगरी में उनकी मजदूरी और सेफ्टी मेजर के साथ काम कर सकेंगी। यानी अब महिलाओं के लिए यह नियम नहीं होगा कि महिलाएं रात को काम नहीं करेंगी, महिलाएं भी अब सभी शिफ्ट में क्या करेंगी, काम करेंगी, और उनको भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अब अगर आप आगे देखोगे तो यहां पर कहा गया जो आपके गिग वर्कर हैं, तो गिग वर्कर प्लेटफॉर्म पर वर्कर को आधिकारिक तौर पर क्या करना, मान्यता देना। जो गिग वर्कर हैं उनको भी क्या किया गया है, मान्यता दे दी गई है। जोखिम वाली इंडस्ट्री में हेल्थ चेकअप और सेफ्टी के नियम को क्या करना, अनिवार्य बना देना। यह चीज भी यहां पर क्या हुआ है, इस चीज को आप देखेंगे। फिर अगर आप देखेंगे तो यहां पर प्रावधान किया गया बेहतर वर्किंग आवर रूल्स और ओवर टाइम प्रोटेक्शन। यानी जो श्रमिकों का काम श्रमिकों के द्वारा लिया जाता था, तो अब उनका जो है वर्किंग टाइम आवर क्या हुआ है, डिसाइड कर दिया गया है कि आप एक श्रमिक से एक सप्ताह में 48 घंटे ही काम ले सकेंगे। यानी 7 दिनों के भीतर अगर आपकी कंपनी में कोई कर्मचारी या श्रमिक काम कर रहा है तो वो मैक्सिमम 48 घंटे काम करेगा। यदि आप 48 घंटे से ऊपर श्रमिकों से काम लेते हैं तो उसकी गणना ओवर टाइम में होगी, कि अर्थात वो श्रमिक ओवर टाइम कर रहा है। और अगर कोई श्रमिक ओवर टाइम कर रहा है तो उसको उसका वेतन डबल मिलेगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि ओवर टाइम के दौरान जो श्रमिक ओवर टाइम करेगा उसको दोगुना वेतन मिलेगा, जिसको ये लोग क्या कर रहे हैं, काफी इसको प्रचारित किया जा रहा है। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या है, ओवर टाइम कराने के लिए आपको श्रमिक से इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, उसकी लिखित अनुमति आवश्यक होगी। फिर इसके बाद देखोगे यूनिवर्सल अपॉइंटमेंट लेटर्स और फॉर्मलाइजेशन। अगर आप कहीं काम करने जाते हैं और काम करने के बाद आपको क्या होगा, ऑफर लेटर औपचारिक तौर पर दिया जाएगा, नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ताकि जो अनौपचारिक क्षेत्र हैं उनको भी औपचारिक बनाया जा सके और आपकी जो सिक्योरिटी है, नौकरी यानी जॉब सिक्योरिटी को सिक्योर किया जा सके। तो इसमें यह है कि ऑफर लेटर और ज्वाइन लेटर को अनिवार्य बना दिया गया है। उद्योगों में सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क, यानी जो है उद्योगों में जो आपके कल कारखाने होंगे वहां पर सोशल सिक्योरिटी कोड को कवरेज करके पूरे देशों में इसका जो है क्या किया जाए, विस्तार किया जाएगा, जिसमें एमएसएमई कर्मचारी, खतरनाक जगहों पर एक भी मजदूर, प्लेटफॉर्म वर्कर और वे सेक्टर शामिल होंगे पहले जो ईएसआई की जरूरी स्कीम से बाहर थे। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई है कि जो डिजिटल और मीडिया वर्कर को आधिकारिक कवर किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप देखते थे कि यूट्यूब पे जो लोग वीडियो बनाते थे, यानी यूट्यूबर, पत्रकार, तो उनको भी क्या किया गया है, इसके तहत श्रमिक के तौर पे रखा गया है। जो फ्रीलांसर पत्रकार थे उनको भी इसके तहत क्या है, शामिल किया गया है। तो अब पत्रकारों को भी इस श्रम संहिता के अंतर्गत आच्छादित किया गया है और उन्हें भी श्रमिकों को मिलने वाली सुरक्षा के अंतर्गत क्या कर लिया जाएगा, शामिल किया जाएगा। और इसमें यह कहा जा रहा है कि उनको भी अपॉइंटमेंट लेटर और सैलरी समय पर और सुरक्षित रहेगी, काम के उनके भी घंटे क्या होंगे, तय होंगे। तो ये प्रमुख मोटी मोटी बातें हैं जिसको इन्होंने यहां पर जो आपके श्रम मंत्री हैं इन्होंने शार्ट में लिखा कि सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी, नियुक्ति पत्र की गारंटी, महिलाओं के लिए समान वेतन और सम्मान की गारंटी, 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, फिक्स टर्म एम्प्लॉई को 1 साल के बाद ग्रेच्युइटी का लाभ, 40 साल से अधिक आयु वाले श्रमिकों का स्वास्थ्य चेकअप, ओवर टाइम करने पर दुगुने वेतन की पूर्ति यानी उनको गारंटी दी जाएगी, और जोखिम भरे क्षेत्र में कामगारों को 100% हेल्थ इंश्योरेंस की गारंटी दी जाएगी। ये इसकी क्या है, विशिष्टताएं हैं जिसके आधार पर इस कानून को आप देखोगे कि जब से ये लागू हुआ है इसको मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। क्लियर। अब अगर यहां पर देखा जाए कि जैसे जो है महिला श्रमिकों को इसके लिए क्या लाभ है, खासतौर से इसको महिला सशक्तिकरण से भी जोड़ के देखा जा रहा है। तो पहली चीज यह कहा जा रहा है कि अब उद्योगों में महिला श्रमिकों के साथ जो लैंगिक आधार पर भेदभाव होता था वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अब मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि समान कार्य के लिए समान वेतन की बात शुरू हो गई। इक्वल मतलब इक्वल वर्क फॉर इक्वल पेमेंट, मतलब आप समान कार्य के लिए समान वेतन पाएंगे। वुमेन वर्कर को मिलेंगे नाइट शिफ्ट, यानी नाइट शिफ्ट में भी वो काम कर पाएंगी।
उसके बाद इनके लिए जो सबसे बड़ी लाभ की बात है उसको इसमें भी शामिल किया गया है कि मैटरनिटी बेनिफिट यानी मातृत्व सुरक्षा लाभ जो है वह 26 सप्ताह तक पेड लीव इनको दिया जाएगा। यानी अगर कोई महिला गर्भवती है, वो श्रमिक है, तो उसके जो उद्यमी हैं उस उद्यमी को यानी जो उसका नियोक्ता है यह उसकी जिम्मेदारी होगी कि उस महिला को मातृत्व लाभ अवकाश 26 सप्ताह तक दे और वो अवकाश सवैतनिक होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। महिला श्रमिक के लिए हेल्थ बेनिफिट यानी इनको 3500 रुपए का बोनस भी आपको महिला श्रमिकों को देना होगा। फैमिली डिफिनीशन, इसमें फैमिली को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है कि वो अपने फैमिली को भी उसमें शामिल कर सकती हैं। अगर इसी तरीके से देखा जाए कि आईटी सेक्टर को क्या लाभ होने वाला है, तो आईटी सेक्टर को बताना जा रहा है कि हर महीने 7 तारीख को सैलरी आपको क्या हो जाएगी, अनिवार्य रूप से मिलेगी। एक डेट इसमें फिक्स कर दिया गया कि 7 तारीख को आपको सैलरी मिलनी है। इक्वल पे फॉर इक्वल अनिवार्य रहेगा। ओमेन पार्टिसिपेशन मजबूत किया जाएगा। सभी इस्टेब्लिशमेंट में ओमेन को नाइट शिफ्ट की सुविधा होगी। हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन और वेज डिस्प्यूट का होगा टाइमली रिजोल्यूशन, मतलब उसको समय पर अगर कोई विवाद उठता है तो उसका समय पर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। फिक्स टर्म इंप्लॉयमेंट और मैनिडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर, यानी जो आपका इंप्लॉयमेंट मिलेगा, तो एक प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसमें अनिश्चितता रहती है कि आज हम क्या हैं, आज जॉब में हैं, आज मुझे हायर किया गया और कल क्या होगा, फायर कर दिया जाएगा। यह अधिनियम यह कहता है कि नहीं, आपको जब नियुक्त किया जाएगा उसी समय आपको बताया जाएगा कि आपका कार्यकाल इतने वर्षों का होगा और उसका आपको बकायदा ज्वाइनिंग लेटर यानी अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलेगा। तो ये चीजें यहां पर क्या हैं, इसकी विशेषताएं हैं। अब आप देखोगे कि पहले क्या व्यवस्था थी और अब क्या व्यवस्था है, क्या बदल गई है। तो जब तक ये लेबर रिफॉर्म नहीं हुआ था, अर्थात ये श्रम कानून सुधारों को लागू नहीं किया गया था, तब तक ये था कि एम्प्लॉयर्स के द्वारा फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप देने की कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। अर्थात जो नियोक्ता होता था उसके ऊपर कोई वैधानिक बाध्यता नहीं थी कि वो अपने कर्मचारियों को, अपने श्रमिकों को क्या करे, फ्री हेल्थ चेकअप का पैकेज दे। लेकिन अब यहां पर क्या हो गया है, इस श्रम कानून के आने के बाद जो नियोक्ता होगा उसकी मजबूरी होगी, वैधानिक बाध्यता होगी कि वो अपने कर्मचारियों का, श्रमिकों को फ्री हेल्थ चेकअप की सुविधा प्रदान करे। दूसरी बात क्या है, मिनिमम वेज केवल शेड्यूल इंडस्ट्रीज यानी जो न्यूनतम वेतन की जो शर्त थी, वो जो अनुसूचित कंपनियां थी या जो आपके अनुसूचित उद्योग थे, उनके जो श्रमिक थे वहीं तक ही सीमित थी, मतलब जो है सीमित था। और बड़ी संख्या में जो वर्क फोर्स था यानी जो लोग काम में लगे थे, कामगार थे, वो इसकी सुविधा से वंचित थे। अब जब सुधार हो गया है तो कोड ऑफ वेजेस 2019 के अंतर्गत यह बताया जा रहा है कि सभी वर्कर्स को स्टैच्यूअरी मिनिमम वेजेस का अधिकार यानी न्यूनतम मजदूरी का सांविधिक अधिकार दे दिया गया है, जिसमें सभी लोग शामिल होंगे। फ्लोर वेज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी एक नियमित क्या होगा, फ्लोर मतलब एक समान जो है वेजेज होंगे, ताकि स्टेट के बीच जो है क्या हो सके, जो वेजेज को लेकर, मजदूरी को लेकर राज्यों के बीच में क्या होती है, विभेद होता है, असमानता होती है। तो राज्यों के बीच व्याप्त मजदूरी असमानता को दूर करने के लिए इसमें फ्लोर जो है क्या किया जाएगा, मजदूरी का एक फ्लोर सेट कर दिया जाएगा कि भाई इससे कम कोई नहीं देगा, इससे ऊपर जिसको देना है दीजिए। तो इंटर स्टेट वेजेस डिस्पैरिटी को समाप्त करने की बात की गई है। फिर उसके बाद यह है कि एम्प्लॉयर के लिए टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस का मैंडेटरी कॉम्प्लीमेंशन नहीं था, यानी आप जो है नियमित जो है इस तारीख तक आप भुगतान कर देंगे, इसके लिए उसकी बाध्यता नहीं थी। लेकिन अब ऑल वर्कर्स को टाइमली वेजेस पेमेंट क्या हो गया, कंपलसरी हो गया। जो नियोक्ता होगा वो समय से क्या करेगा, सबका वेतन का भुगतान करेगा, यह बाध्यकारी होगी। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस में गिरावट और वर्कर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इससे क्या होगी, बढ़ेगी। और फिर इससे बड़ी बात जो है कि आपको सप्ताह में केवल 48 घंटे काम करने हैं, 48 घंटे से ऊपर अगर आप काम करवाते हैं तो वो जो है क्या माना जाएगा, ओवर टाइम, और उसका वेतन जो होगा ये दोगुना हो जाएगा। तो इस आधार पर इस श्रम कानूनों को क्या बताया जा रहा है कि ये क्या है, गेम चेंजर है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि वास्तव में जो कानून है वो काफी पुराने हैं और तब से भारत की आर्थिक सामाजिक संरचना में काफी बदलाव हो गया। तो यह आवश्यक था कि इस कानून की जटिलता को क्या किया जाए, दूर किया जाए। सरकार ने उसको दूर भी किया, इसके लिए निश्चित तौर पर सरकार क्या है, धन्यवाद की पात्र है। लेकिन अभी भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो इसमें अनसुलझे रह गए हैं। जैसे इसमें यह तो बात किया गया कि हम आपको न्यूनतम मजदूरी देंगे, लेकिन न्यूनतम मजदूरी की लिमिट क्या हो गई, इसे किसी ने डिसाइड नहीं किया।
दूसरी बात इस कानून में जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है वो ये कर रहा है कि इससे, इस कानून के आने के बाद जो ट्रेड यूनियन होते थे या जो श्रमिक संघ होते थे, उनके विरोध की क्षमता क्या हो रही है, कम पड़ रही है, यानी शून्य हो रही है। क्यों? क्योंकि इसमें यह कहा गया कि अगर कोई ट्रेड यूनियन या श्रमिक संगठन हड़ताल बुलाता है तो उसको कम से कम उस कंपनी के सभी कर्मचारियों के 2/3 कर्मचारी उस पर अपनी सहमति देंगे, तभी आप हड़ताल बुला सकते हैं। अर्थात पहले क्या होता था कि एक श्रमिक यूनियन हुआ करता था, उसको लगता था कि श्रमिकों के अधिकारों का हनन है तो वो हड़ताल बुला लेते थे, स्ट्राइक कर देते थे, और स्ट्राइक करने की वजह से उनकी मांगों को मान लिया जाता था। अब स्ट्राइक करने का जो अधिकार है उसे समाप्त तो नहीं किया गया, लेकिन उसकी प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया गया कि स्ट्राइक कर पाना अब क्या होगा, यानी जो आपके हड़ताल का जो अधिकार था, जो विरोध प्रदर्शन का अधिकार था, वो कमजोर हो रहा है। उसमें यह भी जोड़ दिया गया है कि आपको इसके लिए पहले अनुमति लेनी होगी, और 2-3 महीना से ज्यादा समयावधि के पहले आप अनुमति ले लेंगे, तब अपनी मांग के लिए आप कहां पर जा सकते हैं, हड़ताल पर जा सकते हैं। तो ये एक चीज हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि यहां पर जो श्रम है, ये श्रम, अगर आप संविधान पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि श्रम कानून समवर्ती सूची का विषय है। तो ये कानून किसने किया है? केंद्र ने लागू किया है। राज्य उस कानून को यथार्थ में लागू करने के लिए राज्यों के पास क्या फ्रेमवर्क है, राज्य उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं, इस पर अभी सब लोग क्या है, मौन है। तो कागज में तो कानून अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसको कार्यान्वित करने के लिए हमारे पास जो एक वर्किंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसमें स्टेट की भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए, वो अभी कहीं नहीं दिख रही है। वो इसमें क्या है, लूफॉल्स दिख रहा है। तो उसको दूर करने के लिए क्या किया गया है, अभी ये आगे हमको देखना होगा। खास तौर से वैसी परिस्थितियों में जब संघ और राज्य के बीच में, जहां पर गैर भाजपा की क्या है, सरकारें हैं, वहां पर यह कानून कैसे लागू होगा, इस कानून की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। तो आपको पता है कि कानून को बना देना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है, कानून को लागू करना उसकी क्या होती है, सफलता की पहली शर्त होती है। तो यह भविष्य बताएगा कि यह कानून कितना सफल होता है और अपने उद्देश्यों को पाने में कहां तक जाता है। लेकिन कहा जाता है कि जब आप घर से निकल गए हैं तो मंजिल आपको मिल ही जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे महिला सशक्तिकरण बढ़े, जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों का शोषण क्या हो, बंद हो, और यह कानून बेहतर तरीके से लागू हो। यहां पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप इस श्रमिक कानून से कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं, और क्या आप ये मानते हैं कि इस कानून को लागू करने में गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारें अपना योगदान देंगी अथवा नहीं? तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।